प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेट स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी में अब तक पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों का स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी इंटर लेवल का हो या तो ग्रेजुएशन लेवल का हो, CBT 1 और CBT 2, यानी कि सभी का साइंस से अब तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्नों को शानदार तरीके से स्टडी कर रहे हैं। और इस साइंस सीरीज में आपका जो कवर होने वाला चैप्टर और सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, इन सभी चैप्टर और सब्जेक्ट का प्रश्न को पूरा कवर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये साइंस सीरीज का ये क्लास 3 वीडियो है, और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है। तो ये जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ये व्यक्ति का नाम है, ये किससे संबंधित है। तो ये विकिपीडिया से संबंधित है, यानी कि विकिपीडिया की स्थापना किसने किया था, तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने किया था। ठीक है, यानी कि इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जो महत्वपूर्ण है वो सभी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपको चार्ट दे दिए हैं, इसको याद रख लेना। ठीक है, गूगल का स्थापना किसने किया था, तो लैरी पेज और सर्गरी ब्रिन ने किया था, याद रखना है इसको। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गरी ब्रिन। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो व्हाट्सएप का है जेन कॉम और ब्रायन एक्टन। ठीक, जेन कॉम और ब्रायन एक्टन, व्हाट्सएप का जेन कॉम और एक्टन, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको साथ में याद करते जाना है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ काम की चीज़ें होना चाहिए, फ़ायदे होना चाहिए, है ना, यानी कि याद होना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब के संस्थापक कौन था, तो चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम थे यूट्यूब के संस्थापक। तो ऐसे याद रखना है, हर्ले, चैन और जावेद करीम, है ना, हर्ले, चैन और जावेद, हर्ले, चैन और जावेद। ठीक है, पहले ये चारों फिर से एक बार समझते हैं। गूगल का लैरी पेज और सर्गरी, लैरी पेज और सर्गरी। फेसबुक का आपको याद ही होगा मार्क जुकरबर्ग है। व्हाट्सएप का जेन कॉम और एक्टन, जेन कॉम और एक्टन। यूट्यूब का हर्ले, चैन और जावेद। ठीक है, फिर नेक्स्ट और देखते हैं। ट्विटर का संस्थापक अगर पूछे तो जैक डोर्सी और नोआह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स। ठीक है, तो याद ऐसे रख लेना, ट्विटर का संस्थापक है डोर्सी, ग्लास और स्टोन, है ना, ग्लास, स्टोन और विलियम्स। डोर्सी, ग्लास, स्टोन, विलियम्स, डोर्सी, ग्लास, स्टोन, विलियम्स, ये ट्विटर के संस्थापक था। और इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन थे, तो ये केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर। तो इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है, तो सिस्ट्रोम और क्राइगर, सिस्ट्रोम और क्राइगर। इंस्टाग्राम के संस्थापक है सिस्ट्रोम और क्राइगर है। इंटरनेट के संस्थापक कौन थे, तो ये बिंटन ग्रे सेर्फ और रॉबर्ट काहन, है ना। तो इंटरनेट का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बिंटन और रॉबर्ट काहन को, बिंटन और काहन को इंटरनेट का संस्थापक माना जाता है। और विकिपीडिया का संस्थापक जिमी वेल्स और लैरी सेंगर, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। अब यहाँ देखिए, यहाँ विकिपीडिया में क्या है, लैरी सेंगर है, और गूगल में क्या था, लैरी पेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। गूगल का संस्थापक लैरी पेज और सर्गरी, और फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, व्हाट्सएप का जेन कॉम और एक्टन, यूट्यूब का है हर्ले, चैन, जावेद, और ट्विटर का है डोर्सी, ग्लास, स्टोन और विलियम्स। इंस्टाग्राम का सिस्ट्रोम, क्राइगर। इंटरनेट का विंटन और काहन। और विकिपीडिया का संस्थापक कौन है, तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से और रिलेटेड कौन सा प्रश्न याद रखना आपको, देखिए चीन में क्या हुआ, कागज़ का आविष्कार हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पूछे कहाँ हुआ, तो वो भी चीन में हुआ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते हैं वो सारे नोट करते जाइएगा, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा है कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार चीन में। बैंक नोट का चीन में। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ था। बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। पटाखों का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में हुआ। ठीक है, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपको एक साथ आपको बता रहे हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, पढ़ने में और याद करने में आसानी होता है। एक बार फिर समझिए, कागज, प्रिंटिंग प्रेस, बैंक नोट, सिविल सेवा, बारूद, पटाखा, ये सभी का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है, तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। ये तो पढ़े ही आपको, लेकिन अगर ऑप्शन में युआन नहीं रहे तो क्या होगा, रेनमिनबी। रेनमिनबी भी चीन की मुद्रा का नाम है, रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी, युआन या तो रेनमिनबी चीन की मुद्रा का नाम है। ठीक है, तो अच्छा, चीन की भाषा भी पूछा जाता है मालूम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन की भाषा क्या है मालूम, चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। मंदारिन, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, चीन में करंट अफेयर से याद रखना है क्या चीज़ आपको, कि कृषि में याद रखना है सबसे अधिक चावल का उत्पादन अभी वर्तमान में किस देश में होता है, तो चीन में होता है। चावल पूछे तो चीन में होता है, गेहूं पूछे तो चीन में होता है, और क्या पूछे, आलू भी पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में उत्पादन होता है। मूंगफली चीन में, तंबाकू चीन में, कपास चीन में, चाय चीन में, तो सभी लिख लेना आपको। देखिए, सर्वाधिक चावल पूछे, सर्वाधिक गेहूं वो भी चीन है, आलू, मूंगफली, तंबाकू, कपास और चाय, ये सभी के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है। ठीक है, और खनिज के बारे में बात करते हैं तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। और सोना का भी चीन है। और अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। टंगस्टन का चीन है, कैडमियम का चीन है, टीन का चीन है, और सीसा का भी चीन है। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, देखिए, कोयला, सोना, अभ्रक, टंगस्टन, कैडमियम, टीन और सीसा, ये सभी के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है। ठीक, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो वो कौन सा है मालूम, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैस काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है वो आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिए, ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से 6 है। ठीक है, अब इसको ये 6 वो आपको नोट कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ग्रीन हाउस गैस जो है मुख्य रूप से ये 6 कौन कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि N2O है, जो हंसाने वाली गैस भी से कहा जाता है N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, और कौन सा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आपसे इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कोई यहाँ कोई दूसरा डाल देगा, ठीक है, और इसमें से रहेगा 3 ऑप्शन और बाकी कोई दूसरा डाल देगा तो वो वाला क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, तो ये सभी आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 4 हो गया, फिर ओजोन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, ये 6 वो कौन सा है, मुख्य रूप से ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि सबसे अधिक खतरनाक, जो सबसे अधिक जिम्मेदार, क्या पूछा था, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस पूछे या तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मालूम, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पूछेगा क्या मालूम कि एक तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस हो गया कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एक पूछा गया कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 0 डायरेक्ट 3 भी देगा। ठीक है, ऐसे 0.3 भी देगा, तो ध्यान रखना ये वाला होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वायुमंडल में। ठीक, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लीजिए आप कि ग्रीन हाउस गैस से प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
और बढ़ते तापमान से बर्फ़ का ढेर कम होता है। बढ़ते तापमान से समुद्र का स्तर बढ़ता है और बढ़ते तापमान से सूखे और जंगल की आग बढ़ती है। बढ़ते तापमान से वर्षा पैटर्न और तूफान की गंभीरता में भी बदलाव होता है। तो ग्रीन हाउस से ये प्रभाव है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है। ओरम क्या है, AU, ये किसका प्रतीक है, तो ये है सोना का, है ना। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। तो ओरम इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरम, AU प्रतीक है सोना का, इसका बोलो क्या बोलते हैं, ओरम। ओरम का मतलब ये लैटिन शब्द है, ये सोना को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ओरम का पूछ दिया है, ठीक है। अब आपसे कभी पूछ लिया जाएगा किसका मालूम, अब इसी का पूछ लिया जाए, चांदी का, तो इसका क्या होता है, चांदी का AG होता है। अब AG किस, इसका पूरा नाम क्या है, तो AG का पूरा नाम है अर्जेंटम। क्या है, अर्जेंटम, अर्जेंटम, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे इसे ARGENTUM, है ना, अर्जेंटम। तो अर्जेंटम पूछेगा, अर्जेंटम किसका किसे कहा जाता है, तो चांदी को अर्जेंटम कहा जाता है। और क्यूप्रम किसे कहा जाता है, तो क्यूप्रम ये तांबा को कहा जाता है। क्यूप्रम किसे कहा जाता है, तांबा, जिसका प्रतीक होता है ना CU, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में जान गए आप। सोना को ओरम बोला जाता है और चांदी को अर्जेंटम और तांबा को क्यूप्रम बोला जाता है, ठीक है। और ये कांसा, कांसा तो एक क्या है, मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा, इसको ये भी पूछा जाता है, याद रखना है किसका मिश्रण है, तो ये टीन और तांबा का मिश्रण है, याद रख लेना, काटता, है ना। तो कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा तो टीन और तांबा का मिश्रण है, तो याद रखना है काटता। काटता से आपको दिमाग में याद रहेगा कि कांसा जब भी पूछेगा किसका मिश्रण है, तो टीन और तांबा का मिश्रण है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब रही बात क्या, सोना, है ना। सोना के बारे में पूछा था, किसे ओरम कहा जाता है सोना को। सोना के बारे में और डिटेल में क्या जान सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सोना का प्रतीक पहले मालूम हो गया आपको, क्या AU होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 79 होता है। परमाणु भार कितना होता है, तो 196.9 होता है, लगभग 197 होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो वो सोना होगा आंसर, ठीक है। तो आप लिखते जाइएगा, है ना, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में लिखिएगा कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है। फिर लिखिए ना कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो वो भी आंसर क्या होगा, सोना होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सोना कितने मतलब कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है, तो 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है, ठीक। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। अब वो कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 18 कैरेट सोना में कितना % शुद्ध इसमें सोना होता है 18 कैरेट में। तो देखिए ये 6 से अगर भागा दीजिए इसको, तो 6 चौक 24, 6 तिया 18, ठीक है। तो 24 जो कैरेट होता है वो 100% शुद्ध होता है, ठीक है। तो ये कि तीसरा भाग है ना, 6 तिया 18, तो उसी तरह 25 तिया 75, तो यानी 75% उसमें शुद्ध सोना होगा, ठीक है। 75% उसमें शुद्ध सोना होगा 18 कैरेट में, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा सोना सबसे मतलब सोना क्या है, कम क्रियाशील और मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाने वाला धातु है, ठीक है। अगर ऑप्शन में कभी दे दे, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कम क्रियाशील धातु कौन सा है या तो मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो सोना आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है मालूम, अभी सोना सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। और देश में पूछे तो चीन, है ना। सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक और देश चीन, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। तो यहाँ पर दिया है चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें से अलग कौन सा है, तो देखिए इसमें मस्तिष्क ज्वर जो है ये अलग है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ऑप्शन नंबर D हो गया। आप ये बताइए कि चेचक किसके कारण होता है, तो चेचक होता है वायरस से, ठीक है, यानी विषाणु से होता है। खसरा भी विषाणु से होता है, ठीक है। अच्छा मस्तिष्क ज्वर इसमें क्या होता है मालूम, मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क में सूजन का कारण है ना। मस्तिष्क में क्या होता है, सूजन हो जाता है, ये मस्तिष्क ज्वर सूजन के कारण हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। रात में
आकाश में सबसे चमकीला तारा है सिरियस ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिरियस ए, जो सबसे अधिक चमकता है रात में ये तारा, उसका नाम क्या है, सिरियस ए है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा मालूम? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है सूर्य। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, सूर्य के बाद सबसे अधिक निकट का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी। ठीक है, सबसे नज़दीक का तारा है तो सूर्य, लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंटूरी, जो कि एकदम प्रोक्सिमा सेंटूरी। ठीक है, ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंटूरी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, याद और क्या रखना है आपको, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी मालूम? पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर, या तो इसको बोल सकते हैं क्या, 15 करोड़ किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ है ना, के एम, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर या तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पिछले एनटीपीसी में पूछा गया था और बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार आपको एनटीपीसी में ये पूरा यही वाला आंसर था, लेकिन बिहार एसएससी सीजीएल में क्या हुआ था, 3,84,000 कर दिया, यानी 400 यहाँ पर नहीं था, यहाँ शून्य डाल दिया था। ठीक है, तो वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो 3,84,400 रहे, या तो ये वाला रहेगा, आंसर कर देना। ठीक है, तो 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। आप याद कैसे रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए कि तारों का टिमटिमाना यानी कि अप डाउन, टिमटिमाना यानी रिलेट करिए, अप डाउन यानी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब लेजर से 2 प्रश्न और पूछा जाता है। क्या? एक पूछा जाएगा लेजर का फुल फॉर्म और एक पूछा जाता है लेजर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये याद हो गया कि कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का, तो लेजर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फुल फॉर्म का, तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये हुआ लेजर का फुल फॉर्म। अच्छा, ये बताइए कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि सोनार का समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, और जो वायुमंडल में यानी कि ऊपर हवाई जहाज का पता लगाने के लिए, और ऊपर यानी कि आसमान में वस्तुओं को पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार का फुल फॉर्म हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया। ठीक है, अब तीनों का आविष्कार याद रख लेना आपको, तो ये काम हो जाएगा आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेजर का आविष्कार पूछे तो किसने किया था? थियोडोर मेमन ने किया था। थियोडोर मेमन, याद रखना है, मेमन, थियोडोर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। और सोनार का आविष्कार किसने किया? तो सोनार का किया था रेगिनोल्ड फेसेंडेन। रेगिनोल्ड फेसेंडेन, रेगिनोल्ड फेसेंडेन, ये सोनार का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। हेनरिक हर्ट्ज ने रडार का आविष्कार किया था। ठीक है, एक बार फिर समझिए, लेजर का है कौन? मेमन, सोनार का फेसेंडेन, रेगिनोल्ड फेसेंडेन, और रडार का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न रहता है
तो याद रखना है, दिवस से भी जो इम्पोर्टेंट है आपको अलग अलग बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस पूछा, तो ये कब होता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्यों मनाया जाता है मालूम? एक है UNDP, UNEP, है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना कब हुआ था मालूम? 5 जून 1972 को हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। तो यहीं से ये 5 जून आया है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1972 में हुआ। तो 1972 से एक और प्रश्न याद रख लेना यहाँ पे, क्या? वन्य जीव पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में वन्यजीव पर्यावरण अधिनियम जो है ये 1972 में ही लागू हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दिवस की। तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, ये बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। और क्या पूछा जाता है आपसे? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और पहले ये तीनों को जानिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, विश्व जल दिवस हो गया 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है 22 मई, ठीक है। अब देखिए ये तीनों लगातार है ना, मार्च अप्रैल मई, तो तीनों, और 22 तीनों है। तो जब भी 22 वाला कोई भी आए तो तीनों साथ में रिवीजन करना है, ठीक है। तो विश्व जल दिवस है ना, पहले जल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मार्च अप्रैल मई। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अच्छा, 22 मार्च को एक और दिवस आप रिलेट कर सकते हैं, क्या मालूम? बिहार दिवस ने मनाया जाता है 22 मार्च को ही, क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुआ था। तो 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, एक और ये आपको याद रखना, क्या? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया था मालूम? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 5 मई को मनाया जाता है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एनीमोफिली कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसको क्वेश्चन को आंसर से रिलेट कर लेना है ताकि आपको याद भी रहे और कन्फ्यूजन भी ना हो। देखिए, हवा के परागण को क्या कहेंगे? एनीमोफिली। तब एनीमो से रिलेट करेंगे कैसे मालूम? हवा की गति को मापने वाला यंत्र पढ़े होंगे आप, क्या? एनीमोमीटर कहलाता है। यानी कि एनीमो जो है ये हवा से ही रिलेटेड है, ठीक है, वायु से रिलेटेड है। जैसे हवा की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है। एनीमोमीटर, वायु की गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है। तो एनीमो किससे रिलेटेड है? वायु से। तो वायु के परागण को क्या कहा जाता है? एनीमोफिली कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली, क्योंकि जल से रिलेटेड ये हाइड्रो है ना, जैसे कि जल से भय क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो किससे रिलेटेड है? तो जल से रिलेटेड है। तो जल द्वारा परागण क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिली कहलाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें याद रख लेना, जैसे कि जंतुओं द्वारा परागण पूछे तो जूफिली कहलाता है। जंतुओं द्वारा परागण जूफिली, देखिए रिलेट कर लेना है। जंतुओं जूफिली। पक्षियों ऑर्निथोलॉजी। अब ऑर्नी से कैसे यहाँ रिलेट करना है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी यानी ऑर्नी किससे रिलेटेड है? पक्षी से रिलेटेड है। तो पक्षियों द्वारा परागण ऑर्निफिली कहलाता है, ऑर्निथोफिली। और चमगादड़ द्वारा परागण चेरिप्टोफिली कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण चेरिप्टोफिली। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको याद हो गया होगा, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या तो पुनर्सृजित हो सकता है तो वो कौन सा है? तो वो यकृत है, यानी कि जिगर, यानी कि लीवर। उसी को बोलते हैं, लीवर को ही बोलते हैं जिगर, लीवर को ही बोलते हैं यकृत। ठीक है, तो ये क्या करता है? पुनर्विकसित यानी कि पुनः सृजित हो सकता है। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मालूम कि सबसे अधिक क्वेश्चन अगर ये भी आता है ना कि सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस में होता है, यानी कि पुनर्जनन की क्षमता मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा होती है? तो यकृत में होता है, लीवर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लीवर को ही जिगर कहते हैं, जिगर को ही फिर यकृत कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है? तो ये 1.5 kg के आसपास होता है। ठीक है, यानी कि 1.5 kg यकृत का वजन होता है। अब यकृत से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप लिखिएगा। ठीक है, लिखाएंगे। पहले इसको देखिए, यकृत है क्या इसमें। देखिए ये यकृत का पिक्चर है, कौन सा? ये वाला, ये जो रेडिश कलर का है ये यकृत है। ठीक है, ये यकृत है यानी कि लीवर है। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ एरो दिया हुआ है, ये लीवर है। ठीक है, लीवर ये हो गया। अब लीवर के नीचे यहाँ रहता है गोल ब्लेडर, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये गोल ब्लेडर है। ठीक है, गोल ब्लेडर क्या होता है मालूम? पित्ताशय जिसको बोलते हैं, है ना। तो पित्त का जो अस्त्राव होता है यकृत से होता है, और पित्त जमा जो होता है ना, यही ग्रीन वाले में ये है ना, यहाँ पे पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, और पेनक्रियाज कहाँ है? देखिए यहाँ पर ये पेनक्रियाज है ना लिखा हुआ, ये यहाँ लाइन दिया हुआ है, ये वाला पेनक्रियाज है। अग्नाशय, अग्नाशय का ये टेल होता है, पीछे पूछ होता है, ये यहाँ तक है अग्नाशय, ये वाला। ठीक है, पेनक्रियाज ये वाला अग्नाशय है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आपको लिखाते हैं वो याद रखना है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो कौन सा? यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की है यकृत है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में ही संग्रहित होता है। ठीक, कहाँ? तो लीवर में। ठीक है, यकृत में संग्रहित तो होता है। और क्या बोले जाते हैं, क्वेश्चन क्या आता है कि मानव शरीर में विटामिन ए ये संग्रहित कहाँ होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है यकृत में ही होता है। ठीक, हेपेटाइटिस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या तो पीलिया, इससे लीवर प्रभावित होता है ना, लीवर जो कि प्रभावित होता है। ठीक है, और जब पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है पित्त, और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, याद रखना है। कई बार क्या है, पित्त कहाँ से निकलता है तो अब ध्यान नहीं रहता है ना, तो पित्त जैसी है तो ऑप्शन में रहेगा पित्ताशय, तो कई लोग पित्ताशय टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पित्त निकलता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्त का स्त्राव होता है यकृत से और जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लेंगरहैंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लेंगरहैंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो एक बार आप पढ़े होंगे कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है मालूम? इंसुलिन का स्त्राव होता है अग्नाशय में मौजूद लेंगरहैंस की द्वीपिकाओं में मौजूद बीटा कोशिका से। ठीक है, यानी कि लेंगरहैंस कहाँ हो गया? अग्नाशय में, क्योंकि इंसुलिन का स्त्राव होता है अग्नाशय में मौजूद लेंगरहैंस के बीटा कोशिका से ये स्त्रावित होता है इंसुलिन, यानी कि लेंगरहैंस कहाँ मिलेगा? तो अग्नाशय में मिलेगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय होता है। ठीक, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गया क्या? लीवर, लेकिन मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय होता है। अब रही बात क्या मालूम, मिश्रित ग्रंथि कहते किसे हैं? देखिए अग्नाशय कहाँ है आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये तो लीवर हो गया। ठीक है, लीवर के नीचे ये वाला क्या बताए थे? गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय, जहाँ की पित्त जमा होता है। और अग्नाशय ये वाला देखिए पेनक्रियाज है ना, ये वाला, ये जो है ये वाला एरिया पेनक्रियाज है। ठीक है ना, अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय क्या बताएं आपको? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अब मिश्रित ग्रंथि क्या है, अब इसको समझिए। देखिए मिश्रित ग्रंथि एक होता है क्या मालूम? एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है,
तो आप ध्यान रखिएगा क्या कि जो हार्मोन का स्त्राव करती है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहलाता है। जो हार्मोन का स्त्राव करती है, हार्मोन का अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहलाती है। और जो एंजाइम का स्त्राव करती है वो बहिःस्त्रावी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, जो हार्मोन का स्त्राव करेगी अंतःस्त्रावी, और जो एंजाइम का स्त्राव करती है वो बहिःस्त्रावी ग्रंथि कहलाता है। और जो दोनों का यानी कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करता है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब है क्या, अग्नाशय की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, अग्नाशय में हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। ठीक है, अग्नाशय से हार्मोन भी स्त्राव करती है और एंजाइम भी स्त्राव करती है। अब यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपको यहाँ पर आपके लिए सजाए हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। कैसे, देखिए अग्नाशय है ये, अग्नाशय से दोनों चीज़ें निकलती है, हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, हार्मोन कौन कौन सा निकलता है, तो ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन निकलता है। एंजाइम कौन सा निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हार्मोन के इसमें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंसुलिन का आपको। ठीक है, हार्मोन में निकलता क्या, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्राव होता है। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन का स्त्राव होता है ना, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ होता है, तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्राव होता है। और गामा सेल से क्या निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है। गामा सेल से क्या निकलता है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ये हो गई हार्मोन। तो ये तीनों हार्मोन अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि ग्लूकागोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से यानी पेनक्रियाज से होता है। और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। यानी कि अग्नाशय से 3 हार्मोन याद रखना है, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अब बात करते हैं एंजाइम का, तो 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये एंजाइम कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लाइपेज एंजाइम, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है। ठीक है, तो इसी तरह पूछा जाएगा आपसे कि वसा को पचाने में मदद कौन करता है, तो लाइपेज करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर है 3 प्रश्न आपको लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है, एंजाइम जो है 3 एंजाइम निकलता है किससे, अग्नाशय से। ठीक है, इसको याद ऐसे रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए एल लाइपेज हो गया, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लेट है ना, इसको याद रखिए क्या, लेट है ना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाने में मदद करता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को। इसको तो ऐसे ये वाला ट्रिप्सिन वाला आपको याद ही रहेगा कैसे, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, और लाइपेज जो है वसा को पचाने में मदद करता है। ये तीनों अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। और इसमें इंसुलिन, ये तो इंसुलिन से ज़्यादा बार पूछा जाता है, लेकिन याद रखना है ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्राव अग्नाशय से होता है। ठीक, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि कार्बोहाइड्रेट को कौन पाचन करता है, तो एमाइलेज वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, टिक कर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है, तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहेगा, कार्बन है ना। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तो रहेगा ही रहेगा ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर कार्बनिक यौगिक कौन सा मालूम, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या होता है मालूम, सेल्यूलोज से एक प्रश्न ये आता है ना कि जो पादप का कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का ही बना होता है। ठीक है, अच्छा हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का है। कोयला किसका है, तो वो भी कार्बन का अपरूप है। यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा हीरा की संरचना कैसा होता है मालूम,
हीरा की संरचना होता है चतुष्फलकीय, और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है हीरा। ठीक, ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है। तो पंच कार्ड को क्या कहा जाता है, तो इसे होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। अब ये है क्या, देखिए पंच कार्ड क्या है, पहला स्वचालित सूचना भंडारण उपकरण था जिससे दक्षता और गति में वृद्धि हुई और हाथ से रिकॉर्ड रखने में मानवीय त्रुटि का जोखिम काफ़ी कम हो गया, है ना। ये पंच कार्ड है, ठीक है। ये क्या है, स्वचालित सूचना भंडारण उपकरण था। होलेरिथ के पंच कार्ड का इस्तेमाल 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए किया गया था। किसके लिए, तो अमेरिकी जनगणना के लिए पहली बार प्रयोग कब हुआ था, इस्तेमाल इसका 1890 में हुआ था। पंच कार्ड छिद्रित छिद्रों का उपयोग कर डिजिटल डेटा संग्रहित करता है। यह एक समय डेटा प्रोसेसिंग और स्वचालित मशीनों के नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी था। ठीक, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। तो एडवर्ड जेनर काफ़ी महत्वपूर्ण है। एडवर्ड जेनर ये कौन है मालूम, टीकाकरण का जनक, यानी कि टीकाकरण का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, तो टीकाकरण की खोज सबसे पहले ये एडवर्ड जेनर ने ही किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीका से, है ना। टीका के योगदान के लिए ये प्रसिद्ध है एडवर्ड जेनर। अच्छा, सबसे पहले ये किस टीके की खोज किया था, ये तो चेचक के टीके की खोज किया था ना। चेचक का टीका की खोज किसने किया था, आविष्कार किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। अच्छा, पोलियो का टीका का आविष्कार किसने किया, पोलियो के टीका का निर्माण किया था जोनास सोल्क ने किया था। पोलियो का वैक्सीन का निर्माण जोनास सोल्क ने किया था, है ना। जोनास सोल्क ने किया था। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर झोल है, क्या मालूम, एक तो जोनास सोल्क हो गया ये पोलियो वैक्सीन, एक आएगा पोलियो ड्रॉप। पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया, आविष्कार किसने किया था, तो वो अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो ड्रॉप्स का है अल्बर्ट साबिन, है ना। पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया था अल्बर्ट साबिन। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। पोलियो वैक्सीन में आ जाएगा जोनास सोल्क। तो रेबीज के टीका का खोज किसने किया था, तो किया था लुई पास्चर, है ना। रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे या तो उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। तो ऊन के लिए किसे पाला जाता है, तो अल्पाका को, है ना। अल्पाका को ये ऊन के लिए ही पाला जाता है। ठीक है, ऊन के फाइबर के लिए पाला जाता है अल्पाका को। ठीक, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अच्छा, ऊन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऊन का सर्वाधिक निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ऊन घास, बकरी, भेड़ आदि से बनाया जाता है। किससे, घास, बकरी या तो भेड़ से ऊन बनाया जाता है। मुलायम घास से ऊन बनाने में रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और मेरिनो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित होता है। मेरिनो कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित होता है। भारत में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान क्षेत्र में ऊन का अधिक उत्पादन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टमाटर एक फल है। ठीक है, टमाटर क्या है, फल है, नोट सब्जी, क्या ये फल है। ठीक, टमाटर तो ये फल में आता है। टमाटर सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत आता है। टमाटर किसके अंदर, तो सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत आता है। इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टमाटर किस परिवार के अंतर्गत आता है, तो सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत आता है। सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत ये भी आते हैं कौन, बैगन, काली मिर्च, तंबाकू, ये सब सोलेनेसी परिवार के अंतर्गत आता है। टमाटर का खाने वाला भाग कौन सा होता है मालूम, फल, भित्ति और बीजांडसन है। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है, फल, भित्ति और बीजांडसन। ये इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। पूछ लिया जाएगा टमाटर का खाने वाला भाग कौन सा है, तो फल, भित्ति एवं बीजांडसन है। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपिन। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये पूछा जाता है, तो ये लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, केला का कौन सा भाग खाया जाता है, तो केला का मध्य एवं अंतः भित्ति भाग खाने योग्य होता है। मध्य एवं अंतः भित्ति भाग खाया जाता है केला का। गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो वो भ्रूणपोष एवं भ्रूण, ये गेहूं का खाने योग्य भाग है। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो वो पुष्पासन,
नाशपाती का खाने योग्य भाग है पुष्पासन। लौंग की कली का प्रयोग हम लोग करते हैं। लौंग किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो कली का प्रयोग करते हैं। आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। आम का कौन सा भाग? तो मध्य फल भित्ति खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कौन सा कारण भूकंप का कारण बनती है। तो अब ये कभी नहीं भी पढ़े हैं तो आप क्या है कि आसानी से इसको ऑप्शन छांट के टिक कर सकते हैं। भूकंप का कारण कौन है? टिड्डियों के हमले, या तो तूफान, या तो चंद्र ग्रहण, या तो ज्वालामुखीय विस्फोट। तो भूकंप किसके कारण आ सकता है? तो ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ज्वालामुखी या तो यहाँ पर क्या भूकंप से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सा है? देखिए, भूकंप के उद्गम स्थल को क्या बोला जाता है मालूम? केंद्र कहते हैं। अब इसमें केंद्र क्या कहलाता है? भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या जाएगा कि भूकंप का उद्गम स्थल या तो उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु क्या कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है। भूकंप का उद्गम स्थल या तो उत्पन्न होने की प्रारंभिक बिंदु, जहाँ जैसे कि पृथ्वी की क्या होता है, अंदर से उत्पन्न होता है, कहीं अंदर एक बिंदु रहता है, वहाँ उत्पन्न होता है, तो वो उस बिंदु को कहा जाता है अब केंद्र या तो हाइपोसेंटर कहा जाता है। अब केंद्र जिस बिंदु से वहाँ उत्पन्न होता है ना, भूकंप का उद्गम स्थल या तो उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु अब केंद्र कहलाता है या तो हाइपोसेंटर कहलाता है। ठीक है, अब भूकंप पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी के सतह पर जो बाहर अब अंदर में कहीं हुआ, ठीक है, ये अब केंद्र है। अब ये आएगा पृथ्वी के सतह पर कहीं ना कहीं आएगा, तो पृथ्वी के सतह पर जिस बिंदु पर आती है ना, पृथ्वी के सतह पर या जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है, ये अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, यानी एपी सेंटर कहलाता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पृथ्वी के सतह पर जिस स्थान पर पहली बार भूकंप आता है वो क्या कहलाता है? एपी सेंटर, यानी कि अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिखना है क्या? भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। रिक्टर पैमाना, भूकंप की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है सिस्मोग्राफ। भूकंप का मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर लास्ट में क्या है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर, भूकंप को मापने वाला यंत्र यानी कि पृथ्वी का जो कंपन है, गति मापता है, तो भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक, ये सभी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, समुद्र के अंदर भूकंप या तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पैदा होने वाली विशाल लहरों को क्या कहा जाता है मालूम? वो सुनामी कहलाता है। सुनामी क्या कहलाता है? समुद्र के अंदर भूकंप या तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पैदा होने वाली विशाल लहरें सुनामी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो यानी कि इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो आसानी से इसका आंसर लगा देंगे। डीपीटी में पी क्या कहलाता है? तो पर्टूसिस कहलाता है ना, पर्टूसिस, है ना। तो अब देखिए यहाँ पी के बारे में पूछा, हो सकता है आपके एग्जाम में टी के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको इसके फुल फॉर्म को याद रखना है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थेरिया पर्टूसिस टिटेनस। डिप्थेरिया पर्टूसिस टिटेनस। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कलमेट गुआरिन, है ना, बेसिलस कलमेटे गुआरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एक प्रश्न याद रखना क्या? बीसीजी का टीका कितने दिन के भीतर देनी चाहिए? तो याद रखना है 24 घंटे के भीतर या तो 1 सप्ताह, है ना, 1 वीक। बीसीजी का टीका कितने दिन के भीतर देनी चाहिए? तो 24 घंटे के भीतर या तो 1 सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। ठीक, बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? अब देखिए, वजन का मतलब यहाँ पर क्या है मालूम? भार। ठीक है, तो आपका भार जो है, वजन का मतलब यहाँ पर क्या है? भार है। ठीक है, क्योंकि
वजन का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान रहता तो सेम ही हो जाता है ना 38 kg, क्योंकि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, भार बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि पृथ्वी पर वजन है आपका यानी कि भार है 38 kg, तो बुध ग्रह पर कितना होगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखना क्या कि पृथ्वी पर भार जो होता है ना उसका 38%, ठीक है, याद रखना है 38% ही। अब यहाँ क्वेश्चन में दे दिया 38 अलग बात है, लेकिन याद रखना है क्या पृथ्वी पर वजन का यानी कि भार का 38% बुध पर होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर 100 kg भार है तो बुध ग्रह पर कितना होगा 38 kg होगा भार। ठीक है, यानी 38% होता है। अब यहाँ पर क्या पृथ्वी पर दे ही दिया है 38 है, तो इसका बुध पर कितना होगा 38% होगा। इसका 38% निकाल लीजिए, तो 38 गुना 38 करेंगे तो 1444 आएगा परसेंटेज, यानी 14.44। तो यहाँ 14.44 के आसपास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आसानी से आप क्या है पृथ्वी पर जितना देगा उसका 38% निकाल लेना है। या तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला से निकालिएगा तो ऐसे निकलेगा। कैसे, तो इसमें होता है पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर जो भार दिया हुआ है ना, तो लिखना है कि बुध ग्रह पर वस्तु का वजन क्या होता है। तो वही याद ही करना पड़ेगा, बुध पर क्या है वजन, तो वो या तो 38% याद रख लिए, या तो पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है, पृथ्वी का भार जो दिया हुआ है पृथ्वी का भार यानी 38 kg बटा में पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, स्मॉल जी 9.8 इंटू 3.7 ये होता है बुध ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, ये बुध ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे आसान क्या है, सिंपल याद रखना क्या कि जो पृथ्वी पर वजन होगा भार होगा उसका 38% बुध पर होगा। ठीक, उसका 38% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, तो अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। ठीक है, अच्छा अपवर्तन से क्वेश्चन कुछ आता है मालूम, 2-3 आपको उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना है। जैसे कि तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, बाल्टी में रखी हुई छड़ जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है किसी कारण, अपवर्तन के कारण ही होता है। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है किसी कारण, तो अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब प्रकीर्णन से प्रश्न आता है, प्रकीर्णन से कौन सा आएगा कि समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देता है सूर्य का वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण कौन सा है, तो ये अदरक, अदरक जो है ये प्रकंद का उदाहरण है। ये सभी मालूम एक जड़ का ही प्रकार है। ठीक है, कंद हो गया, प्रकंद हो गया, घन कंद हो गया, ये सब जड़ का प्रकार है। ठीक है, इसको यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ तो एक चीज़ याद रख लेना क्या अदरक जो है क्या प्रकंद है। ठीक है, अब देखिए कंद, प्रकंद और घन कंद ये सभी भूमिगत तने होते हैं जो पोषक तत्वों और ऊर्जा का भंडारण करते हैं। ठीक है, ये क्या भूमिगत तना का रूप है, कंद, प्रकंद और घनकंद क्या तने हैं ना, भूमिगत तने होते हैं जो पोषक तत्वों और ऊर्जा का भंडारण करते हैं। अब कंद किसको बोलेंगे, प्रकंद किसको बोलेंगे, देखिए कंद यह मोटा भूमिगत तना है। ठीक है, ये आपको पीछे बता देते जड़ का, लेकिन जड़ का नहीं, ये क्या तना है। ठीक है, सब तना का रूपांतरण है। तना है जो किसी भी दिशा में बढ़ सकता है। कंद में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, जैसे आलू, रतालू, ये सब कंद के उदाहरण है। आलू, रतालू ये सब कंद के उदाहरण है। प्रकंद में क्या है, यह क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला भूमिगत तना होता है। प्रकंद अपनी लंबाई के अनुरूप नोड्स से जुड़े और अंकुर निकालता है, जैसे अदरक, हल्दी, कैना और केला प्रकंद के उदाहरण है ना। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अदरक ये प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, अदरक, हल्दी, केना और केला प्रकंद के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका घनकंद। घनकंद क्या है, इसे कोर्म भी कहा जाता है, घनकंद को कोर्म भी कहा जाता है। यह एक ठोस मांसल भूमिगत तना होता है
जो लंबवत रूप से बढ़ता है और घन कंद प्रतिकूल विकास स्थितियों से बचने के लिए अस्थायीकरण के रूप में भी काम करता है, जैसे कि सूरन, जिमीकंद, कोलोकेसिया, क्रोकस और ग्लेडियोलस, ये सब घनकंद का उदाहरण है। सूरन या तो जिमीकंद, कोलोकेसिया, क्रोकस और ग्लेडियोलस, ये सब घनकंद का उदाहरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो चंद्रशेखर सीमा ये सितारों पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। देखिए, चंद्रशेखर सीमा ये तारों या गैलेक्सी का द्रव्यमान मापता है। चंद्रशेखर सीमा क्या करता है? तारों या गैलेक्सी का द्रव्यमान मापता है। ठीक, नेक्स्ट है यूमामी क्या है। तो यूमामी सुने होंगे क्या, कुछ खाना बनाते होंगे मज़ेदार, तो क्या यूमी यूमी बोलते हैं ना, तो वहीं से रिलेट करना है यूमामी। यूमी यानी कि स्वादिष्ट। तो ये क्या है? स्वाद का प्रकार है। यूमामी क्या है? स्वाद का प्रकार है। ठीक, एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से मानव का कौन स्वाद का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 5 प्रकार है, आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? मीठा, खट्टा, और ये वाला है यूमामी, और नमकीन और कड़वा। तो 5 याद रखना है। कौन कौन सा? देखिए, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ये तो 4 याद ही है आपको। एक यूमामी है ये। ठीक, ये 5 प्रकार है मुख्य रूप से। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, याद रखना है, कन्फ्यूजन बाद में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और यूमामी, ये 5 प्रकार हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से 1-2 प्रश्न और इस टाइप का पूछा जाता है कि मीठा है ना, जीभ के किस हिस्से से मीठा स्वाद का अनुभव करते हैं। तो जीभ का अगला भाग जो होगा, अब जैसे जीभ हो गया, ठीक है, ये आगे है जीभ, तो जीभ का जो अगला भाग है, अगला भाग से मीठा, ये वाला आगे वाला मीठा स्वाद का अनुभव करते हैं अगले भाग से। और ये जो किनारे है, ये साइड का किनारे से खट्टा का स्वाद का अनुभव करते हैं। और पीछे वाला भी हिस्सा जो है, ये पीछे वाले से कड़वा स्वाद का अनुभव करते हैं। ठीक है, कड़वा महसूस करते हैं। ठीक है, तो आगे वाला मीठा, किनारे वाला यानी पार्श्व जो होता है, जीभ का पार्श्व हिस्सा, किनारे वाला हिस्सा, इससे खट्टे का अनुभव करते हैं और पीछे वाला कड़वा का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है। प्रदूषण में पूछा। ठीक है, तो प्रदूषण में SPM का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ये प्रदूषण में पूछा। ऐसे SPM का एक फुल फॉर्म और होता है सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, जो कि होशंगाबाद में, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में है। SPM सिक्योरिटी पेपर मिल। लेकिन यहाँ क्या, प्रदूषण में सूचकांक SPM का फुल फॉर्म क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, अच्छा, SPM के सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है, ये क्या प्रदूषण मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें होता है, एक होता है PM 2.5 और एक होता है PM 10। ठीक है, मुख्य रूप से ये 2 प्रकार का होता है। अब PM 2.5 जो होता है, PM 2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के द्वारा फेफड़ों व रक्त प्रवाह में गहराई तक पहुंच सकता है। PM 2.5। अब PM 10 जो है, ये अत्यधिक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है मालूम? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक तो ऑप्शन में रहेगा वहाँ लाइकेन। ठीक है, याद रखना है। तो कौन सा है? लाइकेन। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? लाइकेन। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है लाइकेन। लाइकेन और क्या है? तो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न और याद रखना है यहाँ पर, कौन सा मालूम? वायु की आई है, तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 1981 में। ठीक, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं?
मकड़ी, सहस्त्रपाद, गोजर या तो व्याध पतंग। तो इसमें किसका, तो सहस्त्रपाद का सबसे अधिक पैर होता है। ठीक है, तो सहस्त्रपाद यानी कि मिलीपेड। मिलीपेड का मतलब ये होता है 1000 पैर वाला। ठीक है, 1000 पैर वाला। अब जैसे यहाँ सेंटीपेड है, सेंटीपेड यानी 100 के आसपास है। ठीक है, लेकिन मिलीपेड जो है वो 1000 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा पैर किस में है, सहस्त्रपाद में है। ठीक है, और ये सहस्त्रपाद क्या है, तो देखिए सहस्त्रपाद जो है ये वाला है, इसको बोलते हैं सहस्त्रपाद। यानी कि ये जो है ना गोजर जो होता है ना, कनगोजर देहाती में बोलते हैं, तो ये कनगोजरवा का ये है नया प्रजाति, ये कहलाता है सहस्त्रपाद, है ना। ये लंबा होता है, इसमें ज़्यादा पैर होते हैं, इसमें 1000 के आसपास पैर होता है। ठीक है, तो यही है मिलीपेड यानी कि सहस्त्रपाद है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है विजया राहटकर। कौन है, विजया राहटकर है। और आज का क्वेश्चन है कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।